हेलो एवरीवन, मैं संध्या वर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक परिवार में। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट होती है। जब लड़की 12 से 13 साल की हो जाती है तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इस क्रिया को स्टार्ट होने की क्रिया को रजोदर्शन या मीनार कहते हैं। और यह क्रिया कब तक चलती रहती है? जब महिला 40 से 50 साल की हो जाती है, यानी 12-13 साल से लेकर 40 से 50 साल तक हर महीने में मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड्स होते हैं। 40 से 50 साल के बीच में कभी भी पॉज हो सकता है, सबका एक टाइम नहीं रहता है। हर महिला में अलग अलग टाइम पे, किसी का 40 पे पॉज होगा तो किसी का 45 या किसी का 50, किसी का एक जैसा नहीं होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो क्रिया होती है वो ओवरी में होती है। ओवरी यूटेरस की दोनों साइड में एक एक प्रेजेंट होती है, यानी एक जोड़ी ओवरी होती है। हर महीने में ओवरी से एक एग रिलीज होता है। मान लो जनवरी में लेफ्ट साइड से रिलीज हुआ है तो फरवरी में राइट साइड से एक एग रिलीज होगा। बारी बारी से दोनों ओवरी से एक एग रिलीज होता है। ओवरी का जो साइकिल होती है वो हम डिटेल में समझेंगे। ये ओवरी के अंदर का पार्ट है, यहीं पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया स्टार्ट होती है। जब बेबी जन्म लेती है तो 2 मिलियन तक एग्स यहाँ पे होते हैं और प्यूबर्टी की स्टेज तक आते आते 60 से 80 हज़ार ही एग सेल रह जाती हैं। यहाँ से हर मंथ एक एक रिलीज़ होता है और इसके स्टिमुलेशन का कार्य जो होता है वो FSH हार्मोन का होता है। FSH हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन रिलीज होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से FSH और LH हार्मोन निकलने के लिए संदेश देता है, यानी प्रेरित करता है। FSH हार्मोन का जो कार्य होता है वो प्राइमरी फॉलिकल से लेकर ग्रेफियन फॉलिकल तक सेल्स को डिवाइड होने के लिए स्टिमुलेशन का कार्य करता है, यानी डिवाइड होने के लिए उनको प्रेरित करता है। यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल तक सेल्स को डिवाइड होने के लिए FSH हार्मोन जिम्मेदार होता है। उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल से एक हार्मोन निकलता है जो कि एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन का क्या कार्य होता है? जो यूटेरस की एंडोमेट्रियम जो परत होती है, यानी एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है उसको थिक यानी मोटा करता है। यूटेरस में 2 से 3 मिलीमीटर तक इसको मोटा कर देता है। ये यूटेरस है, इसके बाहर की परत एक्सोमेट्रियम, बीच की मायोमेट्रियम और अंदर की एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम परत सबसे बाहर की होती है। इसको मोटा करने का कार्य जो होता है ओवरी में उपस्थित ग्रेफियन फॉलिकल से निकलने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो इस वाली परत को मोटा कर देता है। ग्रेफियन फॉलिकल के बाद ओव्यूलेशन की क्रिया स्टार्ट होती है। इसके लिए LH हार्मोन की आवश्यकता होती है। LH हार्मोन जो होता है वो ओव्यूलेशन की क्रिया को प्रेरित करता है। प्राइमरी साइट से लेकर ग्रेफियन फॉलिकल तक जो स्टिमुलेशन का कार्य होता है वो FSH का होता है और जो ओव्यूलेशन की क्रिया को स्टिमुलेट करता है ये LH हार्मोन करता है। ग्रेफियन फॉलिकल की जो सेल होती है, प्राइमरी सेल जो होती है, उससे एक प्राइमरी फॉलिकल ट्यूब बनती है, एक प्राइमरी फॉलिकल ट्यूब बनती है और एक सेकेंडरी फॉलिकल ट्यूब बनती है। ये वाली जो सेल होती है ये फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो जाती है और बाकी का जो पार्ट होता है वो कार्पस ल्यूटियम बनाता है। कार्पस ल्यूटियम का कार्य होता है, इससे एक हार्मोन रिलीज हो जाता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये जो होता है यूटेरस की एंडोमेट्रियम जो परत होती है इसको और मोटा कर देता है। ये 5 से 6 मिलीमीटर इसको मोटा कर देता है। इसको प्रेगनेंसी हार्मोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब एग सेल यहाँ पर आती है तो इसकी इम्प्लांटेशन का कार्य ये वाली जो परत होती है इम्प्लांटेशन का कार्य करती है। कार्पस ल्यूटियम की जो लाइफ होती है वो 14 दिन की होती है। 14 दिन के बाद ये डीजेनरेट हो जाता है, यानी ये फट जाता है। फटने के बाद इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं निकलेगा, जिससे कि जो ये परत होती है यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम जो परत होती है ये डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कटने लगती है। उसी से पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे जो होती है ये ब्लड सेल्स भी पाई जाती हैं, वही डीजेनरेट होती हैं। वही जो ब्लड होता है वो निकलता है
पीरियड्स के टाइम पे। पीरियड्स के टाइम पे 20 ml ब्लड पर डे निकलता है और टोटल ब्लड जो होता है वो 40 से 80 ml निकलता है। 4 से 5 दिन के बीच में 40 से 80 ml तक ब्लड निकलता है। ये देखिए कार्पस ल्यूटियम की जब फट जाता है कार्पस ल्यूटियम, तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं निकलेगा तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइन है ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी ब्लड के रूप में बाहर निकल जाती है। चलिए इस चार्ट से भी समझ लेते हैं। ओव्यूलेशन, ओवरी प्राइमरी oocyte से लेकर ग्रेफियन फॉलिकल तक FSH हार्मोन निकलता है यहाँ तक। फिर 14 डेज़ के आसपास LH हार्मोन की अधिकता हो जाती है और यह ग्रेफियन फॉलिकल जो होती है ये फट जाती है और ये जो एग होता है सेकेंडरी oocyte ये फैलोपियन ट्यूब में रिलीज़ हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम जो होता है आगे चलकर ये भी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यानी स्पर्म नहीं आता है तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो फट जाता है, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं निकल पाता है और इसीलिए ये जो परत होती है यूटेराइन की ये कट के निकलने लगती है, क्योंकि इसको बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की आवश्यकता होती है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं निकलेगा तो ये डिजेनरेट होने लगती है, इसीलिए पीरियड्स होते हैं, यानी यहाँ से कट के निकलता है ये ब्लड, यही ब्लड होता है। आपको पता है ओव्यूलेशन के टाइम पर ही प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी के लिए क्या परिस्थितियाँ होती हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ऋतुस्राव के 14वें दिन यानी पीरियड्स के 14वें दिन के आसपास अंडोत्सर्ग होता है, यानी ओव्यूलेशन होता है 14वें दिन के आसपास और अंडाणु 24 से 72 घंटे तक ही सक्रिय होता है। यदि अंडोत्सर्ग के 48 घंटे के भीतर निषेचन नहीं होता है, यानी 48 घंटे के भीतर अगर स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज नहीं करता है तो यह नष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार शुक्राणु जो होता है 48 से 72 घंटे तक ही सक्रिय रहते हैं। इसी कारण यदि 72 घंटे के अंदर फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये नष्ट हो जाता है और निषेचन या गर्भधारण के लिए यह आवश्यक है। ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास ही सेक्स अनिवार्य होता है, क्योंकि इसी टाइम पे प्रेगनेंसी होती है, बाकी टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं होती है, इसी के आसपास ही प्रेगनेंसी होती है। और फैलोपियन नलिका में किसी प्रकार की सूजन नहीं होनी चाहिए। सूजन होने से अंडाणु फैलोपियन नलिका में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिससे गर्भधारण नहीं हो पाएगा। और क्या कारण हो सकते हैं फैलोपियन नलिका तथा गर्भाशय किसी भी प्रकार के संक्रमण से मुक्त होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का गर्भाशय में संक्रमण होगा तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। और सीमेन में स्वस्थ और सक्रिय शुक्राणु होने चाहिए। सामान्यतः एक बार स्खलन में 20 करोड़ शुक्राणु होने चाहिए। अगर इससे कम होंगे तब भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आज हमने पढ़ा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर कुछ भी जानकारी आपको ऐसा लगा है कि मिली है, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आया या नहीं आया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।